हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हमने आपको कहा था कि मात्र 2 दिनों में आपकी संपूर्ण केमिस्ट्री की तैयारी हमने कराने का वादा किया था। तो हमने कहा था 2 उसके लिए वीडियो बनेगा। पहली वीडियो पार्ट 1 जो है वो हमने पढ़ा दिया है और आप सभी ने बहुत ज़्यादा उससे प्यार दिया, सपोर्ट दिया, बहुत ही अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को देखने के पश्चात आप वो वीडियो उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर को कंप्लीट पढ़ाया है। जितने भी इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वही हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, 7, 8, 9 और 10। ये 5 चैप्टर आज के इस वीडियो पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं। मैं कहूँगा कि मैं केवल इंपॉर्टेंट ही नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कह सकता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं। और ज़्यादातर जो 6 से लेकर और 10 तक के जो चैप्टर है ना, इसमें ज़्यादातर 5 नंबर वाले ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 3 और 5 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ज़्यादातर 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बता दूं, अदरवाइज नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कितने वर्षों में पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। कह रहा है कि हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ क्रिया लिखिए KOH और AgCN। अब देखिए, सिंपल सा समझना है कि हेलो एल्केन बनाने की हमसे 2 सामान्य विधि पूछा है, मतलब हेलो एल्केन कैसे बनता है ये हमें बता देना है। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि रासायनिक समीकरण आपको दे देना है, और उसके बाद कह रहा है कि इनके साथ जो हेलो एल्केन है यदि इसके साथ और इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ना कि बस विश्वास के साथ जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है। अभी आपके पास डिस्कस करने का समय नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि बहुत ही कम समय बच गया है, तो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं को हम पढ़ा भी रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि हेलो एल्केन या हेलो एल्केन को ही हम एल्काइल हाइलाइड भी कहते हैं। तो हेलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड बनाने की विधि। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक विधि लिखा है कि जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर हैलोजन परमाणु मतलब हैलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो बनने वाला पदार्थ को हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, जब एल्केन में से हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे, एल्केन है उसमें से हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे और हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या जोड़ेंगे, हैलोजन परमाणु को जोड़ देंगे, तो उस पदार्थ को ही हम हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं, जैसे ये एल्केन है RH, ये एक एल्केन है। अब एल्केन के साथ हम क्या करेंगे, एल्केन में से इसको हम हाइलोजन, जो हाइलोजन है ना, हाइलोजन परमाणु से क्रिया कराएंगे। हाइलोजन को हम X से दर्शाते हैं, तो हाइलोजन परमाणु से क्रिया करेंगे तो ये हाइलोजन इस X को निकाल देगा, यहाँ पे बाहर निकाल देगा, और ये X जो हाइलोजन है ये R के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, RH बनाएगा। तो ये देखिए, ये जो था ये था एल्केन, बट यहां पे जो बना ना वो बना हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन बना है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए, एल्केन का मतलब क्या है। एल्केन का अगर मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं, जैसे कि CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये सभी क्या है, हेलो एल्केन ही है। ठीक है। और जहां पर X मतलब हैलोजन कौन सा है, तो जो क्लोरीन है, Fe है, Xe है, अदर बहुत सारे हैं। ठीक है। तो इतना मतलब 3 आप याद रखेंगे। ठीक है। Br है,
ठीक है, ब्रोमाइड है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, एल्केन क्या है, ये वाले सब हैं। ठीक है, हैलोजन कैंप्स हैं, ये सभी हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने केवल एग्जाम्पल से आपको मतलब बनाने की विधि बता दिया। इस पर अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा है हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। अब देखिए हेलो एल्केन की निर्माण की विधि में हमने दो विधियों को लिया है। सबसे पहले मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, यदि हम मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है, तो मेथेन को हम ले लेंगे CH, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, जैसे मेथेन हम लेते हैं, मेथेन। ठीक है, तो मेथेन की क्रिया कह रहे हैं क्लोरीन से कराते हैं, तो Cl2 से हम कराते हैं। तो जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे ना, तो देखिए यहाँ का 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाएगा, 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो जब एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो CH3 यहाँ पे बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इधर का एक क्लोरीन यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा, तो Cl हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ पे एक Cl है, तो ये HCl बनकर बाहर निकल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? अरे भैया एक क्लोरीन जाकर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है, ठीक है, वो क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया है, तो CH3Cl हो गया, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है और एक यहाँ पे क्लोरीन है ही, तो HCl बना दिए। तो ये क्या बना, ये है क्लोरो मेथेन। ठीक है, ये क्लोरोमेथेन बन गया। तो क्लोरोमेथेन जो बना है, तो यहाँ पे जो क्लोरोमेथेन बना है ये क्या है, मेथेन है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें हेलो एल्केन बनाना था ना, हेलो एल्केन का ही है, हेलो एल्केन का ही ये एग्जाम्पल है जो है क्लोरोमेथेन। पहला हमने विधि द्वारा एक बना लिया। देखिए एक और बात याद रखेंगे, क्लोरोमेथेन बनाने की विधि भी आपसे पूछ लेता है, तो ये याद रखेंगे, हेलो एल्केन के तब भी यही लिखना है, क्लोरोमेथेन के तब भी यही लिखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, एथेन की क्रिया ब्रोमाइड से कराने पर, दूसरी ये विधि है कि एथेन की क्रिया यदि हम ब्रोमाइड से कराते हैं तब भी हमें हेलो एल्केन ही प्राप्त होगा। कैसे, तो एथेन हम ले लेते हैं C2H6 एथेन है, तो एथेन की क्रिया हम ब्रोमाइड Br2 से कराते हैं। तो ब्रोमाइड से हम जब कराएंगे ना, तो इसका एक Br यहाँ पे जाकर हाइड्रोजन को एक निकाल देगा, तो जब निकालेगा तो C2H5Br हो जाएगा, और यहाँ के एक हाइड्रोजन, यहाँ के एक Br, ये ऐड हो जाएंगे HBr। अब यहाँ पे जो बना, ये क्या बना है, ये बना है ब्रोमो एथेन। ठीक है, ये क्या है, एथेन है ही। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। हमें दो सामान्य विधि कह रहा है ना कि हेलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने हेलो एल्केन बनाने की जो स्ट्रक्चर है कि कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ से X जाएगा, R को हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पे R जुड़ जाएगा। वैसे ही तो यहाँ से एक क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो एक क्लोरीन जा रहा है, हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है और जुड़ जा रहा है यहाँ पे, तो जो हेलो एल्केन है वही बन जा रहा है जिसे हम क्लोरोमेथेन कहते हैं। तो दो हमने सामान्य विधि भी बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न के साथ क्रिया भी लिखिए, जो KOH और यहाँ पे AgCN के साथ। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड के साथ हमें क्रिया लिखना है। समझिए, इसी को कह सकता है ना कि इसकी रासायनिक गुण भी लिखिए। या तो आपसे रासायनिक अभिक्रिया जो ये लिख रहे हैं ना, दो नीचे लाइन लिखा है, ये रासायनिक गुण ही है इसका। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए कैसे क्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित के साथ क्रिया लिखे। निम्नलिखित के साथ किसके, मतलब हेलो एल्केन के साथ। हेलो एल्केन या तो हम इससे भी लिख सकते हैं, इससे भी। तो हमने यहाँ पे क्लोरोमेथेन लिया है, तो जब क्लोरोमेथेन की क्रिया KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से OH निकलता है। ठीक है ना, ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ से कुछ नहीं, OH निकलेगा और ये जाएगा क्लोरीन को निकाल देगा, तो ये OH ऐड हो गया तो CH3OH हो गया, और यहाँ का एक K और यहाँ से Cl, KCl बन के बाहर निकल गया, तो मेथिल एल्कोहल मतलब मेथिल एल्कोहल बनता है।
तो याद रखेंगे आप कि मेथिल अल्कोहल की विधि बनाने की विधि भी एक आपको याद हो जाया है। यहाँ पे मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपसे पूछता है तो आप कह देंगे कि जब क्लोरोमेथिन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये रासायनिक समीकरण लिख देंगे, आपका काम हो गया। ये रासायनिक गुण बहुत ही उपयोगी साबित होता है। देखिए मेथिल साइनाइड बनाने की विधि भी अगर कोई पूछता है, देखिए एक तो क्रिया भी हम जान रहे हैं। देखिए मेथिल क्लोराइड मतलब क्लोरोमेथिन की क्रिया यदि सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ से साइनाइड निकलता है और Cl को निकाल देता है, तो CH3Cn हो गया। और यहाँ का जो Cl निकला है, यहाँ का Ag है, तो AgCl बनकर ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बना, मेथिल साइनाइड बन गया। तो मेथिल साइनाइड बनाने की विधि भी कोई पूछे तो आप कहेंगे कि जब क्लोरोमेथेन को सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन किस प्रकार घुमा के पूछे कोई नहीं जानता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो समीकरण है एक एक को याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आया होगा। सब कुछ मैं लिख रहा हूँ ना कि जिससे जल्दी जल्दी स्टार्ट करें और जल्दी जल्दी टॉपिक को पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक को हमें कवर कराना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न हमने ले लिया है कि सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा गया है। किसी में रासायनिक समीकरण मतलब बनाने की विधि के साथ साथ भौतिक व रासायनिक गुण भी पूछ लिया है, किसी में इसका उपयोग पूछ लिया गया है। बट हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपसे किस तरीके से, मैं कह रहा हूं ना 5 नंबर वाला टॉपिक है, तो केवल रासायनिक समीकरण पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रासायनिक समीकरण दे दें और उसके बाद चले जाए। भैया इसका उपयोग, इसका रासायनिक गुण, इसका उपयोग, इसका भौतिक गुण सब आपको लिखना होगा, तब 5 नंबर आपको मिलेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हमने लिख दिया क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला जो विधि है ना, उसी जो प्रयोगशालाएं विधि है उसी को सेंडमायर विधि भी हम कहते हैं, सेंडमायर विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए C6H5N2Cl को CuCl और HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहा गया क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है, बट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्लोरोबेंजीन सर कैसे प्राप्त हो रहा है, बट समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा आपको? देखिए कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है C6H5N2Cl2, तो इसको मैं यहाँ पे लिखते आता हूँ C6H5N2Cl। अब इसके साथ कह रहा है, इसके साथ मतलब इनके साथ CuCl के साथ HCl के साथ और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर अब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है C6H5Cl और प्लस N2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये रासायनिक हमारी अभिक्रिया है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया, केवल कुछ नहीं हुआ है, जब यहाँ पे क्रिया होता है ना तो देखिए यहाँ से जो N2 है ये बाहर निकल जाता है एक गैस के रूप में, और उसके बाद C6H5Cl जो है, C6H5Cl यहाँ पे उपस्थित हो जाता है जो क्लोरोबेंजीन है। वही बात कहा जा रहा था कि जब इनको, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इतने को CuCl HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है।
तो ये बात समझ गए। इसको CuCl HCl और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन हमें मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसी बात को मैं आपको बता दूं, इसी को ये जो लिखा गया है ना, इसको या तो हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मैं बात बता दे रहा हूं। N2Cl इस प्रकार भी हम लिखते हैं इसको, तो वही बात है। तो ये बेंजीन है ना, तो ये बेंजीन के ऊपर N2Cl है, तो N2Cl ऐसे आप हम लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की कोई विधि पूछेगा तो आप बता देंगे ना, ये प्रयोगशाला विधि है। इसी विधि को याद रखेंगे, इसी विधि को सेंडमायर विधि के नाम से जानते हैं। इसी विधि को सेंडमायर विधि के नाम से हम जानते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक डाउट आपको आ रहा होगा कि सर प्रयोगशाला विधि है तो प्रयोगशाला विधि में चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होता है ना, चित्र आपने क्यों नहीं बताया? देखिए याद रखेंगे एक बात, सभी में चित्र बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कोई कोई ऐसा विशेष टॉपिक है जिसमें प्रयोगशालाओं में चित्र बनाना भी इंपॉर्टेंट होता है, पर सभी में नहीं। ठीक है, जैसे इसमें नहीं भी बनाएंगे तो आपका चलेगा। ठीक है, तो इतना लिख लेंगे, ये लिख लेंगे आप, बहुत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके भौतिक गुण पर, जिसमें चित्र बनाना इंपॉर्टेंट होगा ना, वो हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ेंगे उसको। देखिए प्रयोगशाला विधि, अब सॉरी भौतिक गुण इसका क्या होता है ये हम देख लेते हैं। भौतिक गुण, यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव होता है, मतलब रंगहीन होता है। जो क्लोरोबेंजीन है वो रंगहीन होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा, और वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब 132 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करेंगे तब वाष्प में बदलेगा। तीसरा, जल में अघुलनशील होता है, यदि क्लोरोबेंजीन को हम जल में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा। और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, जो कार्बनिक विलायक होंगे उसमें घुलेगा। ठीक है, अगला आता है जल से भारी होता है, जो क्लोरोबेंजीन है वो जल से भारी होता है। रासायनिक भौतिक गुण समझ गए। दूसरी बात रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हमने दो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला जलीय KOH के साथ क्रिया, मतलब जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम NaOH के साथ हम जब कराते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा, यहाँ से OH निकलेगा और ये आकर यहाँ पे यहाँ से देखिए यहाँ से OH निकलेगा, ये आकर Cl को निकाल देगा, यहाँ से ये आएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो C6H5 और OH ये ऐड हो गया। और ये जो क्लोरीन निकला है यहाँ पे Na है, तो NaCl बनकर ये बाहर निकल जाएंगे, NaCl, समझ रहे हैं ना, NaCl बनकर बाहर निकल जाते हैं। तो मैं इसको लिख दूं तो ये है क्लोरोबेंजीन, सॉरी हाँ क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, ये फिनॉल है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। फिनॉल बनाने की विधि भी कोई आपसे पूछ दे, फिनॉल बनाने की विधि आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाता है तो ये भी विधि आप लिख सकते हैं। आप लिख देंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। और उसके नीचे आप ये रिएक्शन लिख देंगे, 5 नंबर का टॉपिक है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, केवल इतना ही लिख देंगे। तो समझ रहे हैं ना, याद रखेंगे। एक भी ये रासायनिक गुण मैं इसीलिए बता रहा हूं। उसके बाद NH3 से क्रिया, अब जो एमीन है, एमीन से हम क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की क्रिया एमीन से कराते हैं NH3 के साथ। देखिए NH3 है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम इसको चाहें
तो ध्यान से आप समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ के 2 ही हम हाइड्रोजन लिखते हैं, 1 हाइड्रोजन इससे हम पहले लिख देते हैं, मतलब HNS2 हम लिख देते हैं। वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा हमने इसलिए लिखा ना केवल क्योंकि देखिए यहाँ का जो NH2 है, ये NH2 टोटल आएगा और ये Cl को निकाल देगा, और जब यहाँ पे Cl को निकालेगा तो यहाँ पे क्या ये बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे C6H5NH2, ये आपका बन जाएगा। और देखिए यहाँ का जो Cl क्लोरीन निकला है और एक हाइड्रोजन है, तो HCl बनकर ये बाहर निकल जाएंगे, HCl बनकर बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो बना है ये क्या है, एनिलीन है, तो एनिलीन ये बन गया हमारा। याद रखेंगे एनिलीन बनाने की विधि भी पूछा जाता है आपसे, बट जो इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, वही मैं टॉपिक करा रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि एनिलीन आप बनाने की विधि में नहीं बताऊँगा। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एनिलीन बनाने की विधि आप याद कर लीजिए, ठीक है। भौतिक गुण रासायनिक गुण छोड़िए, भौतिक गुण रासायनिक गुण नहीं भी लिखेंगे, या मैं कह रहा हूं कि एक अलग से हमारे पास नहीं होता है कि ऑप्शन है। मान लेते हैं एनिलीन का भौतिक गुण हमें नहीं पता, एनिलीन की विधि हमें पता है, लिख दिया हमने कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एमीन से कराया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण लिख देंगे, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद अब क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखने का। रासायनिक गुण छोड़िए, पर अदरवाइज भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण किसी का भी, मान लेते हैं इसी का है क्लोरोबेंजीन का, इसी का भौतिक गुण वहां पे लिख लीजिए, कुछ नहीं तो कुछ तो मिल ही जाएगा ना। मैं कहता हूं ना, कभी कभी कहते हैं कि मेरे टीचर कहते हैं कि ज्यादा सीरियस होकर कॉपी कभी कभी चेक नहीं होता है, देखा ये जाता है कि क्या आपने लिखा है क्वेश्चन या नहीं लिखा है, ठीक है। वैसे भी यूपी बोर्ड में ऐसा ही ज्यादातर होता है, तो ये भी भौतिक गुण आप वहां पे लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, समझ रहे हैं ना, काम चल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, उपयोग में ये सब आप लिख देंगे, तो ऐसे तो कॉपी भी भरा हुआ लगेगा, और कॉपी में आपने अच्छे से राइटिंग अच्छे से बनाकर लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी को आप याद रखिएगा। एनिलीन बनाने की विधि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, फिनॉल बनाने की विधि क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। उसके बाद उपयोग की बात है तो क्लोरोबेंजीन का उपयोग में सबसे पहले कीटनाशक DDT के रूप में किया जाता है, फिनॉल एनिलीन के निर्माण में, देख रहे हैं फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में भी किया जाता है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। याद रखेंगे ये एक ऐसा उपयोग है जो कहीं भी किसी का उपयोग अगर नहीं पता है तो नीचे वाला ये उपयोग लिख देंगे, 100% सही होगा। तो ये हुआ आपका 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2016, 18, 19, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बहुत सारे टॉपिक को हमें कवर कराना है, ठीक है, जल्दी हम कवर कराने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो तीसरा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतर को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2018, 16 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको बहुत तरीके से 3-3 नंबर में भी पूछा गया है, बहुत तरीके से घुमाकर ये क्वेश्चन पूछता है, बट इसको सिंपल में हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को समझने से पहले देखिए अंतर कह रहा है ना, तो इन तीनों के बारे में हम बता देंगे परिभाषा एग्जाम्पल, तो वही अंतर भी हो जाएगा। समझ रहे हैं, अंतर का मतलब ये नहीं कि एक एक को इस तरीके से लाइन वाइज हम खींच कर उसके बाद लिखे, वही अंतर नहीं होता है, परिभाषा ही अंतर मेन होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझ गए। दूसरी बात ये है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एल्कोहल किसे कहते हैं। एल्कोहल इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं, तो एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात बताया गया कि एल्काइल समूह के साथ, जैसे एल्काइल समूह है CH3, ठीक है, एग्जाम्पल डेट। देखिए जैसे कि एल्काइल समूह हम ले लेते हैं, एल्काइल समूह के साथ
क्या जुड़ा हो, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो ये एल्कोहल के सभी एग्जाम्पल है, C2H5OH हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा, और भी बहुत सारे ETC। मैंने मुख्यतः 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिया है। तो सिंपल में याद रखेंगे, एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सी समूह यही न है, तो एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। समझ गए ना, सिंपल है। उसके बाद कह रहे हैं कि एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो एल्कोहलों को हम बहुत तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। मुख्यतः हमने लिया है कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। एल्कोहल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। अब समझ लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह, मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे CH3OH, ये देखिए जो हाइड्रोक्सी समूह है, ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। देखिए इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा CH3CH2OH। तो देखिए यहाँ पर भी ये हाइड्रोक्सी समूह है ना, ये प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। मतलब ध्यान से अगर सब समझे ना, तो ये हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसका मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है। इसमें तो ये हाइड्रोक्सी समूह ये कार्बन से जुड़ा ही है, तो ये तो प्राथमिक एल्कोहल होगा ही होगा। बट ये हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो ये प्राथमिक एल्कोहल होगा। यदि ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा तो ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं होकर द्वितीयक एल्कोहल होता। समझ रहे हैं? तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसा हाइड्रोक्सी समूह जो एक मतलब ऐसा हाइड्रोक्सी समूह जो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। सिंपल में परिभाषा लिखने के बाद एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं अच्छे से दे दूं यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2 CH3OH, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। देखिए ये जो हाइड्रोक्सी समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है कि नहीं है? तो यही हम बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सी समूह इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल होगा। बट यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, ये दो कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो दो कार्बन से जुड़ा है ना, द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। तो या तो इसको हम ऐसे लिख दें या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH3CH3CHOH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आते हैं तृतीयक एल्कोहल पर। तृतीयक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3CH3OH। यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं तो ये हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। तो ये जो होगा ये तृतीयक एल्कोहल होगा। मैं आशा करता हूं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम डिस्कस अभी तक 3 इंपॉर्टेंट कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को अभी हमें पढ़ना है और समय हमारे पास बहुत ही कम रह चुका है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न को।
तो चौथा हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण को भी दीजिए। 16, 17, 18 और 20, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले टॉपिक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। अब इनके विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि पूछे या विधि आपसे पूछे, दोनों बात एक ही लेकर आपको चलना है, फिगर इसमें भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखिए डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, तो हमने यहाँ पे 2 विधि ले लिया है। पहला एथिल एल्कोहल से हम बना सकते हैं, दूसरा एल्किल हाइलाइड से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एथिल एल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा तो समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो देखिए एथिल एल्कोहल हम ले रहे हैं, बट एथिल एल्कोहल के हम यहाँ पे 2 अणु लेंगे, तो 2 अणु लेने के लिए या तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए या इसी को आप 2 बार लिख लीजिए C2H5OH, ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया है। एथिल एल्कोहल को किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो H2 और O है ना, तो ये H2O बाहर निकल जाएंगे, H2O ये बाहर निकल जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, C2H5 बचा, तो C2H5 और यहाँ पे O है तो O हम लिख देंगे, फिर से C2H5 इधर बचा तो C2H5 हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बना C2H5O C2H5, यही तो है डाई एथिल ईथर, यही तो है डाई एथिल ईथर। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप समझेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हमें एथिल एल्कोहल को 2 अणु हमें लेना है और सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। दूसरा कहा जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड मतलब RX से बनाने की विधि। कह रहा है कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया, सोडियम एथॉक्साइड हम ले लेते हैं, ठीक है, C2H5ONA, ठीक है, C2H5ONA, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड हो गया। अब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से हम कराएंगे तो एथिल आयोडाइड C2H5I, ये एथिल आयोडाइड हो गया। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से हम जब कराते हैं, जब इनको हम गर्म करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं यहाँ से मिलता है, यहाँ से जो सोडियम निकलता है और यहाँ से I निकलता है, ठीक है। तो ये आपका बाहर सबसे पहले निकल जाते हैं NaI, ये आपका बाहर निकल गए। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, C2H5O C2H5, यही ना बचा, तो यही हम लिख देंगे C2H5O C2H5, ये आपका हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यही तो है डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर है। और यहाँ पे ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है,
ठीक है। ये क्या है, सोडियम आयोडाइड है, आयोडाइड। तो इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि या सामान्य विधि या विचरण की विधि कहे तो आप इनको लिख दीजिएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं एक बार और कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर आप याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कुछ टॉपिक है उसको हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने पांचवें इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड बनाने की दो सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। 2015 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23 लगातार ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इसमें क्या कह रहा है, एल्डिहाइड बनाने की विधि आपको लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए एल्डिहाइड बनाने की विधि हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्राथमिक एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा H2SO4 मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सिंपल वे में समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, हम समझेंगे, अच्छे से हम समझेंगे। देखिए मतलब यहाँ पे अगर हम सिंपल वे में कहें तो एल्डिहाइड बनाने के लिए कह रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल को आपको ले लेना है और इसको K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो एल्डिहाइड हमें मिल जाएंगे। बट कैसे मिलेगा उसको हम रासायनिक समीकरण द्वारा एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब RCH2OH, ये एक प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक कार्बन एक एल्काइल समूह जुड़ा है ना, तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे 2 R होता तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाता, तो ये प्राथमिक एल्कोहल है। अब प्राथमिक एल्कोहल को हम क्या करेंगे, हम प्राथमिक एल्कोहल को कह रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। जब हम ऐसा ऑक्सीकरण इसका कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ से हमें मिलता है ये ऑक्सीजन जाएगा, ध्यान से आप समझेंगे। ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। तो RCH और O, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो RCH और फिर से O, तो RCHO ये आपका हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से बचेगा ये जो इसमें क्या 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है और ये यहाँ पे OH है तो H2O यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब H2O मतलब जल, ये बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे जो RCHO ये ही तो है एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड है। और ये क्या है, ये है प्राथमिक एल्कोहल। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल कैसे एल्डिहाइड बन रहा है प्राथमिक एल्कोहल से। तो एल्डिहाइड बनाने की ये विधि हो गया। इस पर 2-3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं और जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो इससे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे अभी इसी वीडियो में, अभी इसी टॉपिक में ही। देखिए जैसे कि इस पर एग्जाम्पल मैं दूं तो CH3CH2OH, ठीक है। ये मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं CH3CH2OH। यहाँ पे अब देखिए ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया है और इसको K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जब हम ऐसा कराते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे, ये फिर से यहाँ से नवजात ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो CH3CHO ये आपका ऐड हो गया।
उसके बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन एक निकला है, ये हाइड्रोजन और ये H2O, ये निकल कर बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में। समझ रहे हैं ना बात, आप समझ ही रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे CH3CHO बना, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है, एसिटल्डिहाइड है। और ये क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ये एथिल एल्कोहल है, ये एसिटल्डिहाइड है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए आपके बहुत बार पूछा गया है कि एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि को लिखिए। तो याद रखेंगे इस बात को कि एसिटल्डिहाइड किस प्रकार बन रहा है। अगर आता है एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड ना पूछकर कह देगा कि एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि को लिखिए, तो आप याद रखेंगे मेरी बात को, आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एसिटल, एल्डिहाइड की जगह पे लिखेंगे एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि। उसके बाद लिखेंगे कि जब एथिल एल्कोहल को K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतनी बात ऐसे ऊपर लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे आप ये लिखेंगे, ये लाइन, और फिर से ये आपका एग्जाम्पल दे देंगे। ये बनाने की विधि हो जाएगा और ये इस पर एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा के कह रहा है। मैं एल्डिहाइड पढ़ा रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड पूछ लिया, तो ये एसिटल्डिहाइड यही ना है, तो क्या आप बता के लिख नहीं सकते हैं एसिटल्डिहाइड को? आप सिंपल में एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि और उसमें फिर से प्राथमिक एल्कोहल के जगह पे लिखेंगे एथिल एल्कोहल को, यहाँ पे केवल एथिल एल्कोहल करके ऑक्सीकरण, यहाँ पे लिख देंगे फिर से एसिटल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद ये 2 लाइन लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। एक और आपसे पूछ लिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि को लिखिए, तो वो भी अभी इसी वीडियो में समझ लीजिए। ये नहीं कहना है कभी भी भैया कि फॉर्मल्डिहाइड हमने नहीं पढ़ाई है या एसिटल्डिहाइड नहीं पढ़ाया है, इसी में हम पढ़ा रहे हैं, इसी टॉपिक के अंदर। मैं चाहता हूं ना कि एक भी क्वेश्चन न छूटे यार। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और आप भी बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान से दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और एक भी क्वेश्चन ना, खासकर याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है और अच्छे से लिखना है। जो भी लिखना है हमें अच्छे से लिखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, नहीं आता है गाना लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश को कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कुछ भी लिखिए, अच्छे से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए और उससे संबंधित लिखिए, ठीक है। टीचर भी देखेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टीचर भी समझेंगे, चलिए नहीं आया कुछ तो उसके संबंध में लिखा गया है टॉपिक ना। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं फिनॉल का भौतिक गुण पूछ लिया और आपको मान लेते हैं एल्डिहाइड का भौतिक गुण पता है, तो एल्डिहाइड का ही भौतिक गुण फिनॉल में लिख दीजिए। ऐसा कंपैरिजन ये थोड़ा बहुत चल सकता है, ठीक है। गलत तो है बट चल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं पता है तब जाकर उसके लिए हम कह रहे हैं, अदरवाइज पता है तो भैया आप लिखेंगे जो जिसका जो है वही, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड पूछ लेता है, उस पर मैं एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे कि जैसे CH3OH, ये हमने मेथिल एल्कोहल को ले लिया और मेथिल एल्कोहल को हम K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये नवजात ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। जब ऐसा निकालेगा यहाँ से, तो ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, CH2O बचेगा। देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन, तो CH2O बचा, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद ये H और यहाँ पे OH, तो H2O बचा, तो ये H2O हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो है फॉर्मल्डिहाइड ना, फॉर्मल्डिहाइड। आप कहेंगे नहीं सर, फॉर्मल्डिहाइड का तो सूत्र ये नहीं होता है, ये होता है HCHO, ये होता है। ये इन दोनों में क्या अंतर है बताइए, डिफरेंट क्या है इन दोनों में? दोनों तो बात एक ही है ना।
क्या हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को पहले लिख देंगे तो यही बन जाएगा HCHO, बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पहले हमने लिख दिया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन पहले लिख दिया तो HCHO हो गया। तो या तो आप ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों बात एक ही है, समझ रहे हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, अगर आता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए, आप ऊपर लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि। आप प्राथमिक एल्कोहल के जगह पर लिखेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है या बनता है। उसके जस्ट नीचे आप ये लाइन लिखेंगे ये, और उसके बाद ये आप एग्जाम्पल उस पर दे देंगे। बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज एल्डिहाइड का भौतिक गुण हमने इसलिए लिखा, भौतिक गुण अगर आप लिखते हैं तो देखिए एल्डिहाइड का है तब भी यही लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड का है तब भी यही लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का है तब भी आप यही लिखेंगे, चल जाएगा आपका काम। एक एक करके हम समझ लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। एल्डिहाइड जो है गैस में भी पाया जाएगा, द्रव में भी और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। उसके बाद इसका गंध बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत ही तीखा होता है। अगला आता है HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, CH2HCHO जल में घुलनशील होते हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड और CH2 नहीं होगा, CH3 होगा ना। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड जल में घुल जाते हैं। और याद रखेंगे कि इनका क्वथनांक, देखिए सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का होता है, एल्कोहल के बाद जो एल्डिहाइड का होता है, ठीक है, एल्डिहाइड जो हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एल्केन का होता है। तो आप सिंपल में क्वथनांक में क्या लिखेंगे कि एल्डिहाइड का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, ये बात आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका घनत्व जल से कम होता है, मतलब इसका घनत्व, इसका मतलब एल्डिहाइड का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो जल से कम होता है। इसका मतलब एल्डिहाइड जो होता है ना वो जल से हल्का होता है, ठीक है, मतलब एल्डिहाइड से भारी जल होता है। समझ गए? तो ये हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक गुण इसमें पूछा नहीं था बट मैंने बता दिया, बहुत जगह पर पूछा गया है। तो ये आपका कवर होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा हैं बट मैं अंत में कुछ टॉपिक भी बताऊंगा आपको। और जो मैं अंत में टॉपिक बताता हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेंगे मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, बाद में नहीं कहना है हमको कि हमने आपको बताया नहीं, हमने आपको पढ़ाया नहीं। भैया मेरे पास टाइम उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सुबह का उठा हुआ हूँ, बहुत से सुबह में उठता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। अभी मेरे घर पे काम चल रहा है और बस मैं सुबह से उठता हूँ, ठीक है, फ्रेश होने के बाद खाना वाना कुछ नहीं, पहले मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाकर 8 बज जाते हैं, 9 बज जाता है। उसके बाद फ्री होकर तुरंत मैं जाता हूँ, खाना पीना खाऊँगा, उसके बाद थोड़ा बहुत काम है वो करूँगा। समझ रहे हैं ना? फिर भी मैं आपके लिए 3 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 4 बजे उठ कर पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शायद मैंने अपने लिए इतना नहीं किया था जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और इसका सही उपयोग कीजिए। जितना हो सके ना अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि इस चैनल से वो भी पढ़ाई करें। आप चाहें तो आप सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? आपको चाहेंगे तब तो सपोर्ट करेंगे ना, ये बात है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना कर रहे हैं उतना भी बहुत है। आगे आपकी मर्जी, आप अदर भी करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन है उसको हम कवर कराते हैं। स्क्रीनशॉट। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको अच्छे से समझा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए मैं और सोच रहा था कि एक दो टॉपिक और भी बता दिया जाए, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा, बट समय कम है मेरे पास, तो इसलिए मैं अब टॉपिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। ये 100 टॉपिक हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ते हुए जाइएगा। ठीक है,
देखिए सबसे पहली बात, नेमिंग रिएक्शन कुछ है जो कि हमने नेमिंग रिएक्शन बहुत ही पहले करा दिया है, बट फिर भी हम महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं नेमिंग रिएक्शन वो हम आपको कराएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहना है। जल्दी आपको कल आज रात को ही आपको वीडियो, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी रात को आपको थोड़े लेट से आप मिल सकता है या सुबह में आपको मिल जाएंगे। 10 हम इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को करा देंगे। ठीक है, रिएक्शन के लिए आप परेशान नहीं होंगे। और नेमिंग रिएक्शन में एक और मैं बात बता दूं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। ये दो नेमिंग, ये भी रिएक्शन होते हैं, इसको हमने बहुत ही पहले करा दिया है। आप क्या होता है जब ब्रदर सर इतना लिख के सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो ये दो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन हम करा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं जी आगे। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग आपको तैयार करना है। 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपने क्वेश्चन को जान लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, नेमिंग रिएक्शन तो हम करा ही देंगे। ठीक है, पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं अच्छे से देख लूं। दूसरा है हमारा लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लेंगे, हर साल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लुकास परीक्षण आप जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, ठीक, ये भी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, इसको साइड रखा जाए। जस्ट अ सेकेंड। तीसरा हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कर देना है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब आपको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे और भी याद रखेंगे। देखिए अभी हमने एल्डिहाइड पढ़ाया है, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दोनों हमने पढ़ा दिया है, तो इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अगला आता है चौथा हमारा कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। पांचवा हमारा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हमें कुछ टॉपिक और बताऊंगा, उसको पढ़ना है, बट याद रखेंगे आप इनको कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि आपको पढ़ना है, यूट्यूब पे लिखिए फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च तो कीजिए, वीडियो आपको मिलेंगे। इसको हल्के में नहीं लेना है भैया, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इन्हीं को आपको तैयार करना है। सब हमने पढ़ाया हुआ है, केवल आप उस टॉपिक का नाम लिख कर, अंत में हमारे टॉपिक का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, चैनल का नाम लिखकर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, अंत में हमको नहीं कहना है, पेपर देने के आने के बाद आपको ये नहीं कहना है कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, ये आ गया था, ऐसा नहीं कहना है। सब हम बता रहे हैं, इन सभी को मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता आपको, बट मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं ना, सर्च करके पढ़िए, अभी तो टाइम है आपके पास। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का बनाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने देखा, पहला क्वेश्चन हमारा था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन किसे कहते हैं, इसका बनाने की विधि का वर्णन करना है। दूसरा हमने कहा कि एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ये आपको बता देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है ये दोनों, तो ये सब आप तैयार कर लेंगे। अंतिम चैप्टर में हमारा अंतिम जो चैप्टर है जैव अणु, उसके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तीसरा हमारा है कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए और ग्लूकोज का संरचना सूत्र भी लिखिए। तो ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना सूत्र, ये आप तैयार कर लेंगे। ग्लूकोज बनाने की विधि ब्रदर सर लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अगला आता है कि प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। याद रखेंगे आप सिंपल में, प्राथमिक, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की संरचना का वर्णन कीजिए, ये आप तैयार रखेंगे। ठीक है। अगला आता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण, ये आप तैयार रखेंगे कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। अगला हमारा आता है कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं और इसका कार्य आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अगला आता है डीएनए और आरएनए में अंतर, ये आपको जरूर तैयार रख लेना है। ठीक है। उसके बाद आता है लिपिड किसे कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आप तैयार रखेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए और मोनोसेकेराइड क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रदर सर इतना लिख के सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें ये सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो भी टॉपिक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मैं ये हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूँगा, भैया पढ़ लीजिएगा। अंतिम समय है आपके पास। आप कह रहे हैं कि सर आप सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ा देते तो अच्छा रहता। भैया मेरे पास टाइम होता ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता। ठीक है, बट टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। जितना हुआ मैंने, देख रहे हैं, जितना हमसे टाइम हुआ उतना मैंने 4-5 टॉपिक को पढ़ाया ना। ठीक है, बट टाइम होता तो मैं ज़रूर आपके पास पढ़ा देता। ये सभी टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है। आप केवल लिखिए, मान लेने आपको लिखना है तो आप मान लेते हैं प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना पढ़ना चाहते हैं, तो आप लिखिए प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च तो कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना। प्रोटीन का विकृतीकरण, आपको ग्लूकोज की संरचना पढ़ना है तो ग्लूकोज की संरचना सूत्र ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च तो कीजिए। लिपिड पढ़ना है, लिपिड ब्रदर सर। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल ब्रदर सर, इतना लिख कर, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ब्रदर सर, इस तरीके से लिख कर सर्च करेंगे, सब वीडियो आपको मिलेंगे। जो मुझसे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, भैया पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अंत में हमको नहीं कहना है कि भैया आपने पढ़ाया नहीं। सब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी दुख लगता है जब कोई कहता है कि सर आपने पढ़ा नहीं रहे हैं, आपने गलत बताया, ये बताया, वो बताया, बहुत दुख लगता है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अदरवाइज ये सभी टॉपिक तैयार करने के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, पर पीडीएफ समझे रहेंगे तब आपको याद करने में आसानी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सभी को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप याद करेंगे, देखेंगे पीडीएफ, जल्दी याद हो जाएगा। नहीं तो रटेंगे, एक भी टॉपिक याद करने में 2-2, 1-1 घंटे लग जाएंगे आपको, एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे। तो पीडीएफ बिल्कुल मैं दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके नीचे पार्ट 1 जो इस वीडियो का पहले का जो पार्ट 1 है वो आपको लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का लिंक दिया जाएगा, तो उसको आप पढ़ाई कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हमेशा से कहते आ रहा हूँ। ठीक है, समय कम है तो न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया, बट न्यूमेरिकल पहले हमने 2 सीरीज स्टार्ट किया था, दोनों में हमने न्यूमेरिकल को कंप्लीट कराया है। न्यूमेरिकल आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो अदरवाइज चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिएगा, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।